दोस्तों, क्या अब वक्त आ गया है कि इस बात पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि देश के किसी भी चुनाव में कुछ भी भविष्यवाणी करना, कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव वो आखिरी चुनाव थे जिसके बाद राजनीतिक दलों ने या फिर पत्रकारों ने प्रिडिक्ट किया और कुछ सही और कुछ गलत निकला, क्योंकि उसके बाद से लगातार चुनाव हो रहे हैं, इंक्लूडिंग अब जो दिल्ली के रिजल्ट आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। ये बात सही है दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी को बढ़त बता रहा था, हर पत्रकार बता रहा था फील्ड पर उतर के कि आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले से काफी कमजोर हुई है। लगभग हर हिस्सा जो उसे वोट करता रहा, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, वहां से उसका वोटर कम हुआ है। लेकिन क्या इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ दिल्ली में बीजेपी बढ़ रही थी? और अगर बढ़ रही थी तो ये लहर जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि सारे पत्रकार जिन्होंने फील्ड पे कवर किया वो यही बता रहे थे कि कांटे का मुकाबला है। अगर कांटे का मुकाबला है तो फिर ये दिखा क्यों नहीं चुनाव में? दोस्तों, पार्टी कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे हमको क्या मिलना है। लेकिन जो रुझान अब चुनाव आयोग की वेबसाइट में आ रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप में एक ऐसे ट्रेंड की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं जिसमें जनता या तो बोलना बंद कर चुकी है या फिर एक साइलेंट वोटर पैदा हो गया है जो सीधा बटन अपने हिसाब से दबाकर आता है और वो साइलेंट वोटर कुछ नहीं बताता और कई बार माइक के आगे झूठ भी बता देता है। जैसे मैं इलेक्शन कमीशन का फिलहाल का मैं रुझानों का आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त का फाइनल आंकड़ा भी आपके सामने रख देती हूँ। 70 में से 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। 43 पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी मात्र 27, यानी कि बड़े झूम कर बीजेपी दिल्ली में अब सरकार बनाती दिखाई दे रही है। और अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत जबरदस्त पलट जाएगा। अगर पलटा भी तो दोनों के बीच की जो हार और जीत का अंतर है वो कम हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अब ये माना जाए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वोटिंग प्रतिशत, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दोनों की वोटिंग प्रतिशत में बहुत अंतर है। 39% वोट फिलहाल रुझानों के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के में बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है, जबकि 23% वोट आम आदमी पार्टी को ज्यादा दिख रहा है। तो मुझे इस बात पर हैरानी नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है तो फिर दिल्ली में तो बन ही सकती है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि अगर इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है बीजेपी का तो इसको हम लहर वाला चुनाव कहते हैं। तो अगर कोई लहर थी या अंडरकरेंट था तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? जमीन पर हर कोई ये क्यों बता रहा था कि कांटे का मुकाबला है? हालांकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है, इसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा था। सब ये बात बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है और वो अभी भी फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। अगर वो निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मार्जिन बहुत छोटा होगा। अरविंद केजरीवाल अगर सीट अपनी निकाल लेते हैं उसका मार्जिन छोटा होगा, ये बात सही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर तो हर कोई बात कर रहा था, यूट्यूबर्स भी बात कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा मैंडेट अगर बीजेपी को मिल रहा है तो पता क्यों नहीं चलता? दोस्तों, हरियाणा में भी यही हुआ था। जो मैंडेट बीजेपी ने हासिल किया, कभी जमीन पे दिखाई नहीं कि ऐसी भयानक लहर चल रही है हरियाणा में। इतना भयानक अंडरकरेंट है, अंडरकरेंट भी दिख जाता है, नहीं दिखा। महाराष्ट्र में भी नहीं दिखा। यहां पर ये मैं नहीं कह रही हूं कि मैं लोगों के फैसले पर लोगों का फैसला गलत ठहरा रही हूं। मैं इसको इस तरह से ले रही हूं कि देखिए, लोगों ने माइक के आगे या तो बोलना छोड़ दिया है या फिर वो माइक के आगे बात कुछ और बोलते हैं और बटन कहीं और दबा कर आते हैं। आप कह सकते हैं लोगों का वोटिंग पैटर्न बदला है। हालांकि दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है और आम आदमी पार्टी जो स्थिति बता रही है उसके लिए बहुत हद तक आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है। अब आप देखिए, ओखला की सीट से आम आदमी पार्टी लगातार पीछे चल रही है और यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं। ओखला मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मुसलमानों को आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दरकिनार किया, अगर मुसलमान आम आदमी पार्टी से नाराज होते हैं तो वो गलत नहीं है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल किसी मुस्लिम इलाके में वोट मांगने नहीं गए। शाहीन बाग का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ CAA का, तो अरविंद केजरीवाल ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। मतलब अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की तरह एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, जिसमें वो कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ें, वो पूजा पाठ करें अपने परिवार के साथ। लेकिन आप मुस्लिम वोटर के साथ तो खड़े होते दिखाई ही नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोटर को बाय डिफॉल्ट बड़ा मजबूर मान लिया कि हमारे अलावा ये वोट किसको करेंगे। ये जो एक साइकी थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, ये गलत थी। और यही वजह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी मुस्लिम सीटों में जहां पर अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक जीतते आए हैं वहां फंसी हुई है। दूसरा,
कल तक, मतलब वोटिंग पड़ने के बाद तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई एक बहुत उबाऊ स्थिति पैदा करती है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जब से लगातार सत्ता में है, तब से लगातार केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, मोदी जी की ही सरकार है, लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो कई बार जो वोटर होता है उसके दिमाग में भी ये बात होती है कि यार ये कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल करती है, एलजी की तरफ से भी बहुत से ऐसी चीजें की गई जिस पर अगर कोर्ट गया आम आदमी पार्टी तो कोर्ट से उनको राहत मिली, उसके बावजूद भी सरकार ने कोर्ट का फैसला पलटकर अपने नियम बना दिए और एलजी को असली बिग बॉस बना दिया दिल्ली का। तो ये तो बात सही है कि एलजी ही दिल्ली की सरकार चला रहे थे। तो कई बार वोटर ये भी सोचता है कि यार इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है और एलजी ही जब दिल्ली की सरकार चला रहे हैं तो चलो एक बार उनको मौका दे ही देते हैं, देखते हैं फिर ये क्या करते हैं। ये भी एक स्थिति है। तीसरा जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं दोस्तों, एमसीडी। अब तो एमसीडी में मेयर भी आम आदमी पार्टी का है और एमसीडी में साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो आम आदमी पार्टी एक तरह से डबल एंटी इनकम्बेंसी झेल रही थी। राज्य के चुनाव की तो एंटी इनकम्बेंसी थी, साथ में एमसीडी के चुनाव की भी एंटी इनकम्बेंसी थी। एमसीडी को लेकर भी बहुत सी शिकायतें थी। इसके साथ साथ दोस्तों स्विंग वोटर, जिसके लिए कहा जाता है कि 20% स्विंग वोटर है, वो इधर से उधर और उधर से इधर जाता है। लोकसभा में बीजेपी को वोट करता है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है। अगर यही नतीजे रहे जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में बता रहे हैं, इसका मतलब ये स्विंग वोटर को रोकने में बीजेपी कामयाब रही। तो 36 सीटें ही चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। बीजेपी आराम से वो सीटें हासिल कर रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी सरकार बनाने के करीब है। इसके अलावा दोस्तों अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में से तो थे जो अन्ना आंदोलन से निकले थे, जिनके लिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोकपाल का आंदोलन चला, कस्में खाई, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, फिर शीश महल बनना, उस शीश महल में करोड़ों रुपए लगना। देखिए देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के आवास हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों के आवास को लेकर बीजेपी कामयाब रही उसको मुद्दा बनाने में। दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री कोई भी हो, लैविश लाइफ जीते हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन एक कामयाबी रही बीजेपी की कि उसके पास वो मीडिया है जिसके जरिए वो नैरेटिव बनाने में कामयाब रहती है। और दूसरा ये अरविंद केजरीवाल की कमजोरी थी कि उन्होंने शुरुआत में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी भ्रष्टाचार को लेकर कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। ये नतीजे बताते हैं कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए, जो बीजेपी की जीत जिसकी वजह से हुई है, ये मैं आगे आपको दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग अब कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के रुझानों में किसी भी सीट में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं चल रही है। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, गुजरात में पहुंचाया, हरियाणा में पहुंचाया, तब किसी ने अरविंद केजरीवाल को नहीं कोसा। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है किसी राज्य में तो उससे बार बार कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हालांकि इंडिया गठबंधन की जो आपस की लड़ाई है इससे और बढ़ेगी, खुलेआम बयानबाजी होगी, लेकिन आज दिल्ली की बात करनी होगी और दिल्ली के जो पॉइंट्स हैं, दिल्ली के जो संकेत है वो बहुत बड़े संकेत है। दोस्तों हरियाणा के बाद से मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ कि हमारे देश के चुनाव अब प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मतलब हरियाणा में इतना भयानक अंडरकरंट था, पकड़ा नहीं किसी ने। महाराष्ट्र में इतना भयानक अंडरकरंट था, किसी ने पकड़ा नहीं, हर कोई बोल रहा था कांटे का मुकाबला है। और दिल्ली में इतना भयानक अंडरकरंट था लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा, हर कोई बोल रहा था कांटे का मुकाबला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये भारत के वोटर का बदला हुआ ट्रेंड किस ओर इशारा करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।